So today let us start with the topic rotational dynamics. It is comprised of two parts. The first part will study about circular motion. A certain introduction of it we have already studied in our 11th standard, and then secondly we'll deal with rotational motion. तो ये टॉपिक में दो पार्ट है. पहला सर्कुलर मोशन जिसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, और दूसरा अब हम करेंगे रोटेशनल मोशन. अब व्हाट इज सर्कुलर मोशन? It is defined as the motion of a particle along the circumference of a circle. तो motion of a particle along the circumference of a circle is known as circular motion. यानी अगर एक पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग घूमता है, ओके, तो उसके मोशन को आप सर्कुलर मोशन बोलते हो. जैसे आप अगर एक जायंट व्हील में बैठ जाओ तो यू आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ओके, यू आर मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, देयरफॉर योर बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. Another example you can give is the motion of Earth around the Sun. Our Earth is revolving around the Sun in a circular orbit. That means the motion of Earth is also circular motion. If you tie a particle to a string and you whirl it in a horizontal circle, then the motion of the particle is a circular motion. यानी कि अगर आप एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग में बांध दो, एक धागे में बांध दो और हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको घुमाओ, तो वो पार्टिकल के मोशन को आप सर्कुलर मोशन बोलोगे. अब सर्कुलर मोशन को प्रॉपरली समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स और सीखने हैं, जैसे कि रेडियस वेक्टर. नाउ रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर drawn from the center of the circle to the point where the particle performing circular motion is present. So you can see, suppose if a particle is performing circular motion and the particle is present at point A at any given instant, and you draw a vector from center to that point A where the particle is present, then this vector OA bar is known as the radius vector. तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और किसी एक गिवन टाइम पे वो पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, आपने सेंटर से लेकर ए तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो वेक्टर ओ ए बार मिला इसी को आप रेडियस वेक्टर बोलते हो. ओके, नाउ अब रेडियस वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन क्या है? अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन आप देख सकते हो कि ये रेडियस के अलोंग में है लेकिन पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. Therefore you can say the radius vector will always be directed along the radius and away from the center. रेडियस वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो एक सर्कल के अंदर लेंथ ऑफ रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो यानी कि रेडियस वेक्टर का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा. यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट. तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर आप उसके डायरेक्शन की बात करो तो जैसे पार्टिकल ए पे है तो उसका वेक्टर है ओ ए बार. अब ये पार्टिकल बी पे पहुंचेगा तो उसका वेक्टर होगा ओ बी बार रेडियस वेक्टर. तो आप देख सकते हो दोनों के डायरेक्शन अलग है, यानी कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा. जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज होगा. तो हर पॉइंट पे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा. ओके, अब अगला टर्म हम सीखते हैं, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर इन गिवन टाइम इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो इफ रेडियस वेक्टर starts moving from one point to another point, then it will trace some angle at the center. This angle traced by the radius vector at the center will be called as the radius vector, angular displacement. तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सपोज गया ए से बी तक, तो जो रेडियस वेक्टर होगा वो सेंटर पे कोई एंगल बनाएगा. जो एंगल वो सेंटर पे बनाएगा उसी को आप रेडियस वेक्टर बोलते हो.
अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए। अब इसके डायरेक्शन को हम दो पार्ट्स में बताते हैं। सबसे पहले वो सिचुएटेड कहाँ पे है, तो it is a vector quantity which is directed along a line passing through the center and perpendicular to the plane of circle। यानी कि अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो रेडियस वेक्टर जो है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस लाइन के अलोंग है, और ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन उसके प्लेन को आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होता है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसे लाइन के दिशा में रहेगा, डायरेक्शन में रहेगा, जो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है और साथ ही साथ सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर है। लेकिन अब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी पॉइंट आउट कर सकता है, तो वेदर इट इज पॉइंटिंग अप और इट इज पॉइंटिंग डाउन, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। सो द सेंस ऑफ डायरेक्शन of the angular displacement will be given by the right hand rule। अब right hand rule क्या है? So imagine the fingers of the right hand curled around the axis of rotation and the thumb outstretched. Then if the curled fingers denotes the direction of motion of particle along the circumference of circle, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement। So over here you can see that the fingers are curled, the fingers of the right hand are curled around the axis of rotation and the thumb is kept outstretched. These fingers will denote the direction in which the particle performing circular motion is moving. Then this thumb will give the direction in which the angular displacement is present। अब आप जैसा कि देख सकते हो, ये हमने राइट हैंड के फिंगर्स को क्या किया, कर्ल कर लिया और थंब को आउटस्ट्रेच यानी बाहर निकाला। अब ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है राइट हैंड के, वो ये बता रहा है कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आपका ये थंब बताएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो रिमेंबर, आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हो, थंब को आउटस्ट्रेच करते हो। कर्ल फिंगर्स बताता है कि पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आपका थंब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सप्लेन बताएगा। नाउ इन केस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो अगर पार्टिकल सेम सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल वो चेंज नहीं हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा और वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी व्हिच इज एनालोगस टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज एनालोगस टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देन लेट अस सी हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखते हैं तो फॉर्मूला है डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार। यहाँ पे डेल्टा एस बार जो है वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, जो आर्क लेंथ ट्रेस होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। नाउ ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं हम, और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू जब लेते हो यानी बहुत ही कम टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो डेल्टा एस बार जो है और आर्क लेंथ है दोनों सेम होता है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड आर्क लेंथ आर वन एंड द सेम। बट फॉर वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ही छोटे क्वांटिटीज के लिए, डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर इज द रेडियस वेक्टर। ओके, तो डेल्टा एस जो है वो अलोंग द टेंजेंट होगा, डेल्टा थीटा अलोंग द एक्सिस एंड आर इन द प्लेन। ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी एक चीज याद रखिएगा। डेल्टा एस इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा थीटा एंड आर, whereas delta theta and r are also perpendicular to each other, therefore we can say they form a right handed triplet। ठीक है, जब तीन वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम देखना चाहें
तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आर साइन 90। आपको फॉर्मूला याद होगा, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए बी साइन थीटा। तो ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं हमने वही फॉर्मूला यूज किया, ए बी साइन थीटा का। यहाँ पे थीटा की जगह हमने 90 डिग्री डाला है। 90 क्यों? क्योंकि डेल्टा थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल है, आर इन द प्लेन ऑफ सर्कल है, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच की एंगल होगी 90, इसलिए थीटा की जगह हमने 90 डाला। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर आपका फॉर्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर हो गया। अब इसके बाद अगली टर्म जो हम पढ़ना है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इट इज द लिमिटिंग टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो भी आपने एंगुलर वेलोसिटी में पढ़ा सेम एप्लीकेबल है, यानी कि ये भी अलोंग द एक्सिस होगा एंड इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड रूल। तो it is a vector quantity, therefore it is directed along a line passing through the center and perpendicular to the plane of the circle। जैसा कि हमने अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, वो कहाँ पे था? along एक ऐसे लाइन के along जो सेंटर से पास होता है और सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो it will be along that line which is passing through the center and perpendicular to the plane of circle. Also, its sense of direction is given by right hand rule. We just now discussed what is the right hand rule. So if the fingers of the right hand are curled around the axis of rotation and the thumb outstretched, then if the curled fingers denotes the direction of motion of particle along the circumference of circle, then the outstretched thumb gives the direction of angular velocity. Again, आप जैसा कि देख सकते हो, अगर आपने राइट हैंड अपना कर्ल किया अलोंग द एक्सिस, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो क्या दिखा रहे हैं कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपके आउटस्ट्रेच्ड थंब से होगा। अब देख सकते हो कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड्स है, लेकिन अगर वही पार्टिकल उसी सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो पार्टिकल इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंटिंग अप होगा, और क्लॉकवाइज है तो पॉइंटिंग डाउन होगा। Now again its direction remains constant along the axis of rotation। तो angular velocity का डायरेक्शन हमेशा along the axis of rotation रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगेन एंगुलर velocity is a quantity analogous to linear velocity। जैसा हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एनालोगस है, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इज एनालोगस टू लीनियर वेलोसिटी, यानी कि जो वैल्यू लीनियर वेलोसिटी की लीनियर मोशन में है वही वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर मोशन में है या सर्कुलर मोशन में। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, now basically what is instantaneous? Instantaneous means when the speed or the physical quantity is measured for a very infinitesimally small interval of time। यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप एक गिवन टाइम पे या बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मेजर करते हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो ओमेगा बार इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, or that is equal to d theta upon dt bar। तो it is the rate of change of angular displacement with respect to time under the limiting condition। That's why omega
your angular velocity is defined as the limiting time rate change of angular displacement. हाँ, अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सिंपली द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन. ओके, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन. तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एज change in angular displacement upon the time taken for the change to happen. Now relation with linear velocity. तो अब अगले पार्ट में हम चेक करते हैं what is angular velocity और linear velocity के बीच में क्या रिलेशन है. वेक्टर फॉर्म में आप linear velocity v bar is equal to omega bar cross r bar. यहाँ पे v bar है linear velocity, omega bar है angular velocity and r bar जो है radius vector है. मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहे तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखा होगा. हमने क्या लिखा था, तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का हमने यूज किया. ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू ए बी साइन थीटा. आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला यूज किया. तो ओमेगा बार क्रॉस आर बार का मैग्नीट्यूड है ओमेगा इंटू आर साइन 90. Now y sin 90, again remember omega किधर है along the axis और r किधर है in the plane of the circle. दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए थीटा की वैल्यू 90 होती है. ओमेगा और r एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इसलिए थीटा की वैल्यू 90 and therefore v becomes omega r. sin 90 की वैल्यू 1 होती है. Okay, since sin 90 is 1 therefore v is equal to omega r. A very important derivation. This is going to be a very important formula for later calculations. In UCM, तो अगर एक पार्टिकल UCM परफॉर्म कर रहा है then in that case omega is equal to angle traced in one revolution and the time taken to complete one revolution is called as period. अब एक रेवोल्यूशन में एक पार्टिकल 360 डिग्री कवर करता है लेकिन हमें रेडियंस में लेना है तो 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं 2 पाई रेडियंस. एक रेवोल्यूशन में इतना एंगल कवर किया. And time taken is the period, that is capital T. Therefore the formula becomes 2 pi upon capital T, that is equals to 2 pi n. Since 1 upon T जो है upon T is equal to n, where n is the frequency. Frequency means the number of revolutions completed, the number of revolutions completed by the particle in unit time. यानी 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में जो भी आप यूनिट टाइम लेते हैं उसमें पार्टिकल ने कितने रेवोल्यूशंस पूरा किए उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक हम टर्म डील कर रहे हैं वो है एंगुलर एक्सेलरेशन. अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जैसे आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो इट इज डिफाइंड एज the limiting time rate change of angular velocity, or it can be defined as the rate of change of angular velocity with respect to time. अब angular acceleration भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी डायरेक्शन along the axis है, यानी कि along a line which is passing through the center of the circle but perpendicular to the plane of circle. तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है एंड इसका डायरेक्शन के लिए भी हमको वही यूज करना पड़ता है जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए यूज किया. यानी कि एक ऐसे लाइन के अलोंग है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है और साथ ही साथ सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर है. लेकिन इसके लिए राइट हैंड रूल एप्लीकेबल नहीं है. इसके लिए हमको 2 स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ता है. अगर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा. ओके, अगर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है यानी कि वो एक्सीलरेट हो रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है. सो इफ अ पार्टिकल्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस दैट मीन्स इट्स मोशन इज एक्सीलरेटेड, then the angular acceleration is directed along the angular velocity. But if the particle's velocity, angular velocity decreases, यानी कि पार्टिकल की angular velocity decrease हो रही है, यानी कि पार्टिकल का मोशन क्या है, रिटार्डिंग मोशन है. इंस्टेड ऑफ एक्सीलरेटिंग मोशन इट इज रिटार्डिंग मोशन, स्पीड कम होते जा रही है. देन ऐसे केस में
एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अभी ये केस आप देख सकते हो, यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हो ओमेगा बार और अल्फा बार, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस। बट सेकेंड केस जहां पे पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, यानी कि उसकी एंगुलर स्पीड कम होते जा रही है, ऐसे केस में आप देख सकते हो कि ओमेगा बार और अल्फा बार दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक वर्टिकली अप है तो दूसरा वर्टिकली डाउन है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होंगे रिटार्डिंग केस में, और सेम डायरेक्शन में होंगे इन एक्सिलरेटेड मोशन। अगेन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि एंगुलर एक्सिलरेशन इज एनालोगस टू लीनियर एक्सिलरेशन, यानी एंगुलर एक्सिलरेशन सिमिलर टू लीनियर एक्सिलरेशन है, यानी कि जो वैल्यू लीनियर एक्सिलरेशन की लीनियर मोशन में है, सेम पोजीशन सेम वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर मोशन में है, यानी कि सर्कुलर मोशन में है। अब व्हाट इज अगेन, जैसे कि आपने देखा इंस्टेंटेनियस और एवरेज दो चीजें होती है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमें पढ़ना है तो अल्फा बार इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा टी, that means it is d omega upon dt, so it is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time or limiting time rate change of angular displacement. Average angular acceleration का formula क्या है? Change in angular velocity upon time taken. It is defined as change in angular velocity upon time taken. Change in angular velocity को आप delta omega bar and time taken को delta t लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला को लिख सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन द टाइम टेकन। तो अगर इन टाइम टी पार्टिकल्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, देन अल्फा वैल्यू इज गिवन एज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल स्टडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो आपने पढ़ा ही है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? हम जैसा कि वर्ड यूनिफॉर्म आप समझते हो, क्या है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब कोई एक पैरामीटर पार्टिकल का सेम, कोई एक चीज सेम हो। जैसे स्कूल में हम ड्रेस पहनते हैं, सबके ड्रेस का कलर सेम होता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर सेम होगी। तो अगर एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, यानी एंगुलर वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो, तो पार्टिकल के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन इट्स मोशन इज रेफर्ड टू एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे बताएं, जैसे फैन आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बदलते रहती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, फाइनली एक स्टेट आता है जब फैन फुल स्पीड में मूव करता है, और उस समय वो हमेशा एक ही स्पीड में घूमेगा, उसका स्पीड वेरी नहीं होता है। तो उस स्टेट में उसका पार्टिकल्स जो भी रहेंगे उनके मोशन को आप कंसीडर करोगे तो वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब यूसीएम में कुछ खास चीजें उसका ध्यान रखना है। अगर एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है। वैसे कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय हर पॉइंट पे चेंज होता है। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट, तो पार्टिकल के टेंजेंट के अलोंग रहता है। ओके, अब किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में कभी भी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता है, इट विल ऑलवेज चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो एवरी पार्टिकल
which performs circular motion, the direction of the linear velocity keeps on changing from point to point, that is along the tangent to the circle. In uniform circular motion, a particle has only radial acceleration and no tangential acceleration. यानी कि यूसीएम में एक पार्टिकल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है. यानी कि ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रहेगा, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट होता है वो पार्ट हमेशा जीरो रहेगा यूसीएम में. अगेन रिमेंबर कि ए आर जो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा यूसीएम में, बट इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. जैसा कि हमने डिस्कस किया, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है, उसी तरह रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे चेंज होगा. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसका डायरेक्शन हर समय चेंज होगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा. और डायरेक्शन क्या है इसका? इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. Since the direction on magnitude of angular velocity remains constant in UCM, a particle has no angular acceleration. तो अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है और उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है. और अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा. ओके, देयरफॉर अ पार्टिकल विच परफॉर्म्स UCM has no angular acceleration, or you can say the angular acceleration is zero. अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट द मैग्नीट्यूड. तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये जो पार्टिकल है उसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते आता है हर पॉइंट पे, लेकिन उसके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है. तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज केपेबल ऑफ ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी. और ये इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन को हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहता है. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट रेडियस और लीनियर वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. इसीलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है. हमेशा याद रखना, अगर एक फोर्स किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है. ओके, फॉर्मूला आप देख सकते हो रेडियल एक्सेलरेशन का, ए आर बार इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार. अब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे माइनस साइन, ये क्या बता रहा है कि ए आर बार यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू रेडियस वेक्टर आर बार. तो माइनस साइन की वजह से हमको मालूम पड़ता है कि ए आर और आर बार के डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है. अब रेडियस वेक्टर का क्या डायरेक्शन है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये उसके उल्टे होना चाहिए, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ये उसका अपोजिट होना चाहिए, यानी अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर. तो रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बट अलोंग द सेम लाइन. ओके, सो रिमेंबर यहाँ पे माइनस साइन की वजह से हमको समझ में आता है कि रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट है. अब रेडियस वेक्टर अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो उस हिसाब से रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अलोंग द रेडियस
towards the center. अब क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, इसके लिए इसके नाम के अंदर रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। रेडियल का मतलब आपको समझ में आएगा, अलोंग द रेडियस। ओके, तो ये इसके डायरेक्शन की वजह से इसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन पड़ा। उसी तरह ये टुवर्ड्स द सेंटर है, रेडियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड वे टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग यानी सेंटर की तरफ जाने वाला, इसीलिए इसको हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इसके जो दो नाम है वो सम रीजन से है, आपने इसी तरह से नहीं बता दिया, कुछ रीजन की वजह से आपने उसका नाम बताया। ओके, क्योंकि वो अलोंग द रेडियस है इसके लिए उसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन, और क्योंकि वो सेंटर की तरफ है, सेंटर सीकिंग है, दैट्स व्हाई इसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमको पढ़ना है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ linear or angular velocity of a particle performing circular motion changes, then it is said to be non-uniform circular motion. तो अगर linear या angular velocity दोनों का magnitude change हो रहा है तो जो particle circular motion perform कर रहा है उसे हम non-uniform circular motion बोलते हैं। ओके, तो non-uniform circular motion में पैरामीटर चेंज क्या होगा? ओके, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बट उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। एंगुलर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो ऐसे पार्टिकल के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना तो रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है ना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। रेडियल एक्सेलरेशन का काम होता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होगा चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। रेडियल क्या काम करेगा? लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज, डायरेक्शन को चेंज करेगा। रेडियल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, AR इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले हमने पढ़ा था, यानी कि इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स्ड, पिछली बार भी वही बताए थे, अभी भी वही है, यानी इसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द रेडियस होगा लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नाउ द एक्सेलरेशन which is responsible for changing the magnitude of linear velocity is known as tangential acceleration. तो वो एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? जो लीनियर वेलोसिटी है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करना। ओके, तो मैग्नीट्यूड को बदली करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसे टेंजेंशियल क्यों कहा गया? अब जैसा कि आप देख सकते हो, जो मैग्नीट्यूड है लीनियर वेलोसिटी का, वो हमेशा, जो डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी का, हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होता है। अब उसकी मैग्नीट्यूड कम हो या ज्यादा हो, डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? अलोंग द टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी उसी लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि अलोंग द टेंजेंट होगा। अब क्योंकि इट इज अलोंग द टेंजेंट, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब
अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, याद रखना, सेम एज जैसा कि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बताया था कि जब बॉडी एक्सेलरेट होता है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब बॉडी रिटार्ड होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट में होता है। उसी तरह इसमें भी है, अगर लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है यानी कि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द लीनियर वेलोसिटी, बट अगर लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट है तो इसका मतलब ये निकलता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, भले वो इन द डायरेक्शन रहे या अपोजिट, बट रहेगा अलोंग द टेंजेंट। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है इसीलिए इसका नाम जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। Okay, since the tangential acceleration is always directed along the tangent to the circle, hence it is known as tangential acceleration. Certain points that we can remember is if angular acceleration is not directed along the axis, then it will change both the magnitude and direction of angular velocity. अब अगर angular acceleration for some reason angular velocity के direction में नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल चेंज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो भी चेंज होगा, यानी कि जो सर्कल जिस प्लेन में रोटेट हो रहा है वो प्लेन भी रोटेट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो प्लेन ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होने के लिए प्लेन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन दिया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग द एक्सिस, ये तभी पॉसिबल होगा जब प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो भी चेंज होगा। वो चेंज होगा तो ही ये सिचुएशन अराइज हो सकता है। ओके, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ये परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी है, देन इट विल चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड, सेम एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो जैसा आपने देखा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, इसलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वेक्टर फॉर्म में अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें तो इट इज AR बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस V बार। वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना फॉर्मूला ओमेगा बार क्रॉस V बार है। अगेन ऑर्डर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कमिटेड टू, तो ओमेगा बार क्रॉस V बार या V बार क्रॉस ओमेगा बार के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, इसके लिए हम ऑर्डर याद रखना है वेक्टर फॉर्म में। अगर इसे मैग्नीट्यूड में लिखे तो AR की वैल्यू है ओमेगा इंटू V इंटू साइन 90 डिग्री। अगेन आपको फॉर्मूला याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा होता है। ओके, तो
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री। अगेन 90 क्यू, ओमेगा याद कीजिए कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, और v किधर है, इन द प्लेन ऑफ सर्कल यानी अलोंग द टेंजेंट। तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90। साइन 90 होता है 1, तो मैग्नीट्यूड वाइज ए आर यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा इंटू वी। हम इसको मॉडिफाई करके और भी निकाल सकते हैं। अब याद कीजिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं अगर इस फॉर्मूला में आर ओमेगा डालूं तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं ओमेगा के बदले v अपॉन आर डाल दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। अगेन आप याद करो ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एन भी होता है। अगर ओमेगा की वैल्यू इस फॉर्मूला में आप 2 पाई अपॉन टी डालते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, that is equal to 4 pi r n square. Again this is pi square, 4 pi square r n square. Okay, it is square, pi square in both the cases. It's a printing mistake. Just remember ar is equal to 4 pi square r upon t square, and this is 4 pi square r n square. और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो ए टी is equal to alpha bar cross r bar. Okay, alpha bar cross r bar, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज AT is equal to alpha r sin 90. Again alpha along the axis, r in the plane of the circle, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा की वैल्यू फिर से 90, sin 90 होता है 1, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा AT is equal to alpha r sin 90 डिग्री। Now let's talk about centripetal force. What is centripetal force? So centripetal force is the resultant of all the real forces which are acting on a particle performing UCM along the radius and towards the center. So if a particle is performing circular motion, then the sum of all the real forces which are acting on it along the radius and towards the center is called as the centripetal force. तो सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो जितने भी रियल फोर्सेस हैं जो कि पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनके टोटल को, लेकिन ये सारे फोर्सेस होने चाहिए अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि रेडियस के अलोंग होने चाहिए और सेंटर की तरफ होना चाहिए, उनके टोटल को हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, वेर ए आर बार इज नथिंग बट रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। अगेन माइनस साइन आप देख रहे हो, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि एफ और आर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आर बार रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन याद होगा आपको, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। उस हिसाब से सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अगेन ओमेगा की वैल्यू याद रखना, v अपॉन आर भी डाल सकते हो या फिर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n या फिर 2 पाई अपॉन टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और भी फॉर्मूला इसके बनते हैं। अब इसका डायरेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, बट फिर से आप अलग से याद कर लो। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप समझ सकते हो इसका सेंट्रीपेटल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस और कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स है। ये सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपेटल हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का भी डायरेक्शन विल चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो इट्स डायरेक्शन विल चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड बोथ इन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपने 11th में अगेन याद किया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्या बोलते हैं कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है
उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यानी कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अगर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें एक्सेलरेशन है, देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस में बैठे, बस स्टार्ट हुई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब क्योंकि बस की वेलोसिटी चेंज हो रही, मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, और आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो? बस में से कर रहे हो। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि वो बस के अंदर आप बैठे जो हो, वो क्या है? नॉन इनर्शियल है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है। कुछ देर के बाद बस एक कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेती है, उसके बाद बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट रोड पे चले जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? इनर्शियल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में मिलता है। ओके, अब सेंट्रीपेटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स बॉडी पे एक्ट न करे तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। सो यू कैन से इट इज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्कुलर मोशन। नो वर्क इज डन बाय इट। अब आप ध्यान से याद करो, सेंट्रीपेटल फोर्स कहां है? अलोंग द टेंजेंट, सॉरी अलोंग द रेडियस, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां है? अलोंग द टेंजेंट। तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब याद करो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 और कॉस 90 कितना? 0। तो वर्क डन बाय इट विल बिकम 0। ओके, तो क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स विल ऑलवेज बी 0, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से नो वर्क विल बी डन बाय इट। अभी अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना चाहे तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव करके पढ़ सकते हैं। मतलब आपको अगर सेंट्रीपेटल फोर्स का पॉइंट सब याद है तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्सेस, तो वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्सेस। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द स्यूडो फोर्सेस, नॉट रियल फोर्सेस, यू कैन से। एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM along the radius but away from the center। तो डेफिनेशन में देखिए ये वर्ड चेंज होगा, टूवर्ड्स के बजाय आप क्या लिखोगे? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी रिजल्टेंट ऑफ ऑल, रियल के बजाय स्यूडो फोर्सेस, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM along the radius। टूवर्ड्स के बजाय आप क्या बोलोगे? अवे फ्रॉम द सेंटर। फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, सिर्फ ये माइनस साइन निकल जाएगा, माइनस के बजाय क्या आएगा? प्लस। इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो रेडियस वेक्टर अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट दोनों में सेम है क्योंकि दोनों अलोंग द रेडियस वेक्टर है, तो दोनों के डायरेक्शन चेंज होंगे फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स नहीं होता है। और आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डेफिनेशन क्या दिए हो? सम ऑफ ऑल द स्यूडो फोर्स। तो ये स्यूडो फोर्स नहीं होता है इनर्शियल में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको इनर्शियल फ्रेम में नहीं मिलेगा। हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलेंगे। अब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन न करे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इफेक्ट है सर्कुलर मोशन का। तो सेंट्रीपेटल क्या है? कॉज है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा। सर्कुलर मोशन का एक इफेक्ट है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पार्टिकल पे एक्ट करता है। अगेन क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है तो इसके लिए वर्क डन वाला पॉइंट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर हम सेंट्रीपेटल फोर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आप कई एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होगी। तो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। आप और भी एग्जाम्पल याद कर सकते हो, याद करो एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस जिसकी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगेन उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स उसे कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन अगर आपने एक स्टोन को स्ट्रिंग से टाई किया तो अगेन हमने डिस्कस किया अर्लियर कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको किसकी जरूरत है? सेंट्रीपेटल फोर्स की। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स उसे कहां से मिलेगा? तो आप देखो धागा स्ट्रेच हो जाता है, एकदम टेंशन में आ जाता है, तो जो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो अगर एक धागे को आप छोटा सा एक पत्थर बांध के घुमाओ तो धागा स्ट्रेच हो जाएगा, तो धागे के अंदर जो टेंशन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। उसी तरह से गाड़ी टर्न लेती है, अब गाड़ी जब किसी कॉर्नर पे या किसी टर्न पे टर्न लेती है तो गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। अगेन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आएगा? तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण जो बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स टायर और व्हीकल के बीच में जो एग्जिस्ट हो रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और उसी वजह से गाड़ी सर्कल कर पाती है या सर्कुलर मोशन कर पाती है। ओके, अब एक चीज यहां पे याद रखना कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स देखो ग्रेविटेशन से मिल सकता है, टेंशन से मिल सकता है, फ्रिक्शन से मिल सकता है, तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, बट ये खाली उसे नाम दिया गया है क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपेटल फोर्स का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, इसीलिए इसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स का कोई न्यू वैरायटी नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है एक टाइप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट्स अ टाइप, ऑलराइट। सो फ्रिक्शनल, ये ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स है, राइट। ये फोर्स के एक अलग अलग टाइप है जो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, बट सेंट्रीपेटल फोर्स टाइप नहीं है, remember this. Now because of centripetal force the magnitude of linear velocity remains constant and its direction always remains along the tangent to the circle. Okay, तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सिर्फ क्या काम करता है? लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता है, उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड रहती है और उसके डायरेक्शन को हमेशा अलोंग द टैंजेंट रखता है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, तो सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। ओके, वो डायरेक्शन को अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कल मेंटेन करके रखता है।
बाकी डायरेक्शन चेंज करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ याद रखो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज करता है, उसे अलोंग द टैंजेंट मेंटेन करता है, बाकी उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। ओके, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी बट इट विल चेंज द डायरेक्शन and will maintain it along the tangent to the circle. Every center seeking force may not be centripetal. तो हर सेंटर सीकिंग फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन SHM ये सेंटर स्पीकिंग नहीं है, सेंटर सीकिंग है। ओके, दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सेंटर सीकिंग फोर्स नॉट कोर्स। एवरी सेंटर सीकिंग फोर्स हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं हो सकता है। अगर अभी हमने SHM पढ़ा नहीं है बट उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो भी हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। लेकिन SHM जो है ऑसिलेशन आपने देखा होगा, अगर एक पार्टिकल टू एंड फ्रो जैसे पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है तो वो सेंटर सीकिंग फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं प्रोड्यूस करके ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना हर सेंटर सीकिंग फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, लेकिन हर सर्कुलर मोशन जो रहेगा उसमें सेंटर सीकिंग फोर्स रहेगा। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स होना कंपलसरी है। लेकिन उल्टा अगर हम बोले उसका रिवर्स ऑर्डर में हम आए कि एवरी सेंटर सीकिंग फोर्स भी सेंट्रीपेटल है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने एक अच्छे से दिया, SHM के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि वो ऑसिलेटरी मोशन यानी कि वाइब्रेशन परफॉर्म करता है। ओके, देन लेट्स सी व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जैसा हमने ऑलरेडी पिछली बार डिस्कस किया था सारे प्रॉपर्टी सेंट्रीपेटल के साथ में। एक्चुअली दोनों को एक डिस्टिंग्विश फॉर्म में अगर हम कंपेयर करें, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई ट्राई एंड मेक अ डिस्टिंग्विश ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, और वहां दोनों के प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करके एक ही लाइन में पढ़ेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, is sum of all the pseudo forces acting on a particle performing UCM and is directed along the radius and away from the center. Centripetal क्या था? Towards, ये क्या है? Away. Centripetal क्या था? Real, ये क्या है? Pseudo. इसका फॉर्मूला देख लो, वहां पे आपने माइनस साइन देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस साइन नहीं है। इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेंट्रीपेटल कहाँ है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ पे होगा? अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। अगेन क्योंकि इसका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस वेक्टर है, तो जैसे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे आप ऑब्जर्व करोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये नहीं मिलेगा, जबकि सेंट्रीपेटल दोनों में मिलता है, इनर्शियल में भी और नॉन इनर्शियल में भी। सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ कहां मिलेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सेंट्रीपेटल कहां मिलेगा? दोनों में, इनर्शियल में भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन होगा तभी आप इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि एक गाड़ी में आप बैठे हो, बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करे, चुपचाप एक ही जगह पे या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, आपको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जब गाड़ी टर्न लेगी तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपको बाहर की तरफ पुश मिल रहा है। यू विल एक्सपीरियंस अप आउटवर्ड पुश, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, और वही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, वेयर एज सेंट्रीपेटल फोर्स हमने क्या बोला था? कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन है, जिसके वजह से सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होता है। अब
अगर हम सर्कुलर मोशन के इक्वेशन को लिखना चाहे तो हम अच्छी से जानते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्सेस क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, और इट कैन बी रिटन एज एम ओमेगा स्क्वायर आर बार प्लस सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज इक्वल टू 0.